नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 की खबर। मैं हूं आरती देशवाल और ये है हमारा खास बुलेटिन, जहां हम बात सियासत की करते हैं, जहां हम बात करते हैं वार पलटवार की, क्योंकि आज की सियासत में बहुत अहम हो गए हैं बयान। इन्हीं बयानों पर हो रही है राजनीति। 24 की तैयारियों में तमाम पार्टियां जमकर पसीना बहा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरा होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 20 साल पहले हमने एक छोटा सा बीज बोया था, आज वो इतना विशाल वट वृक्ष बन गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। एजेंडा लेकर चलते हैं, वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि जो लगातार केंद्रीय मंत्री सांसद बने हुए थे, उनको अगर विधानसभा में उतारा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हारने वाली है और इस भय से वो बड़े बड़े योद्धाओं को उतार रहे हैं। बड़ा बयान है, बड़ा तंज है। लगातार केंद्रीय मंत्री बने हुए थे, सांसद बने हुए थे, उनको यदि विधानसभा में उतारा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है और इस भय से अपने बड़े बड़े योद्धाओं को उतार रहे हैं। लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि स्थिति क्या है। तो भूपेश बघेल ने एमपी की राजनीति को लेकर बीजेपी को निशाने पर साधा और कहा कि देखिए, पुराने सांसदों को चुनावी रण में उतारा जा रहा है, मंत्रियों को चुनावी रण में उतारा जा रहा है। ये डर से पार्टी बौखला गई है और इसीलिए बड़े बड़े धुरंधरों को चुनावी रण में उतारा है। बीजेपी की तरफ से अपने कई सांसदों को विधानसभा चुनावों में उतारने को लेकर बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में हार के डर से अपने बड़े बड़े नेताओं को चुनावी रण में उतार रही है। कांग्रेस के इसी बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक बयान आया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्रियों को नहीं उतार रही, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को उतार रही है। अपने कार्यकर्ताओं का जहां जैसा उपयोग है, उस दृष्टिकोण से उपयोग कर रही है पार्टी। मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी को क्यों पेट में दर्द हो रहा है, इस पर उनसे जवाब मांगा जाए। इसका कारण मुझे समझ आ नहीं रहा है। तो देखिए, सीधे तौर पर अब कांग्रेस की तरफ ये पलटवार बीजेपी का। देखिए, केंद्रीय मंत्री को नहीं उतार रही है भारतीय जनता पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं को उतार रही है। अपने कार्यकर्ता का जहां जैसा उपयोग है, उस दृष्टिकोण से उपयोग करना, मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में कहा है कि सांसद अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो हम उसे बहुत गंभीरता से ले रखेंगे। अगर वो सोचते हैं कि चुनाव को हम गंभीरता से ना लें तो ये उनकी रणनीति होगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो किस बात पर जीतेंगे। ये लोग जो गठबंधन बना रखे हैं, उस गठबंधन में वो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म को समाप्त करना है। सांसद के लोग अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो ये तो हम उसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अगर ये वो सोचते हैं कि चुनाव को हम गंभीरता से ना लें तो ये उनकी स्ट्रेटजी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि किस बात पे जीतेंगे। ये लोग जो गठबंधन बना रहे हैं, उस गठबंधन में कहते हैं हम सनातन धर्म को समाप्त करेंगे। तो कौन सनातन धर्म को, अब तो ये लड़ाई ऐसी है भाई, सुशासन में तो कहीं भी ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से आगे नहीं है।
बेंगलुरु में बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद मुस्लिम नेता के जेडीएस छोड़ने के सवाल पर जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि नुकसान का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इस्तीफा नहीं दे रहा है। कुछ कार्यकर्ता इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस्तीफे को लेकर ये जानकारी नहीं है कि किस किस का नाम इसमें शामिल हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब ये मुद्दा बड़ा हो गया है, सवाल इस पर पूछे जा रहे हैं और देखना ये भी होगा कि पार्टी इस पर आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करती है, क्योंकि गठबंधन में जाने के बाद जिस तरह से ये रिएक्शन एक सामने आया है पार्टी के नेता का, वो अब सवालों के घेरे में आ गया है। There is no question of loss if you are going to join in more. Sir, after the BJP alliance, Nobody is resigning. Some workers they will resign. For that actually I am not given. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि घबराहट का प्रमाण है वो प्रयोग जो गुजरात में हुए थे, सभी के टिकट काट दिए गए, वो प्रयोग यहां भी हो सकता है। मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट कट सकते हैं, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। 19 साल बाद अब इन्हें लाडली बहना याद आ रही है। ये घबराहट का प्रमाण है, एक सूचक है। मोदी जी घबराए हुए हैं, अमित शाह जी घबराए हुए हैं। और मैंने आज, मुझे कुछ लोगों ने फोन किया कि वो प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो यहां भी प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कट सकते हैं भाजपा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि हम अपनी माताएं और बहनों को कहना चाहते हैं, अगर कोई हमारी मां, बेटी या संगठन के कोई भी पदाधिकारी महिला के और अगर उन्होंने क्षेत्र में काम किया होगा तो समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट देकर मौका देने वाली है। और बीजेपी के लोग प्रचार करने लगे कि अब तो माताएं बहनें विधानसभा में भी पहुंच जाएंगी, लोकसभा में भी पहुंच जाएंगी। नारी शक्ति अधिनियम आने के बाद ऐसा प्रचार किया कि हमारी आदिवासी और दलित माताएं बहनें अब तो सदन में सीधे पहुंच जाएंगी। अभी बीजेपी ने सूची जारी की है, कई लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। बताओ, कहीं 33% अगर आ गई। आगामी चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। आगामी चुनावों के मद्देनजर तमाम पार्टियां इस वक्त कहीं रैलियां कर रही हैं, कहीं जनसभाएं तो कहीं बैठ के। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने इंडिया गठबंधन को लेकर अब कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता के राज में कांग्रेसी नेताओं की हत्या की जा रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं को चुप रखा जा रहा है कि मोदी को रोकना है तो ममता के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। यही हाल दिल्ली और पंजाब में है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन का उद्देश्य केवल मोदी को रोककर देश के विकास को रोकना है, लेकिन ये नहीं बताते कि मोदी के स्थान पर आखिर बनाओगे किसे जिसे देश की ये जनता अपना सके। मोदी को तो हटाओ, बनाओगे किसे उसका नाम भी बता दो देश के लोगों को, देश के लोग फैसला करें ये मोदी की जगह कौन होगा। लेकिन नहीं है, बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जानते हैं जिस दिन हमने बता दिया मोदी के खिलाफ ये होगा, उसी दिन। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हरियाणा प्रदेश में पूर्ण रूप से परिवर्तन किया जाएगा। एक बार फिर इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कैथल में हुई रैली इस बात की गवाह है कि एक बार फिर से बदलाव होगा। लोकसभा के चुनाव के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से परिवर्तन किया जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लेकर के आएगा। लाखों लोगों की मौजूदगी थी जो इस बात को स्टेप कर रही थी, बोर्ड लगा रही थी कि अब हम बदलाव की ओर आगे बढ़े, बड़ा बदलाव लाने का काम करें।
तो अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में परिवर्तन होगा, इनेलो सत्ता में आ रही है। हालांकि देखिए, इनेलो का गठबंधन आखिर किसके साथ है, क्या कांग्रेस इनेलो के साथ है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस के नेता इस बात से साफ इनकार करते हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। पूर्व मंत्री जगदीश यादव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए कांग्रेस में शामिल हो गए। यहां पर बता दें कि जगदीश यादव गुरुग्राम से अपने समर्थकों के साथ पहले राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब देखिए, उन्होंने दामन छोड़ दिया कि बीजेपी का कांग्रेस में शामिल हो गए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अब इस परिवर्तन को लेकर क्या बीजेपी का कहना है कि उनके नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वो देखना होगा। हालांकि कांग्रेस का लगातार यही कहना है कि हम बेहद मजबूत पार्टी बन रहे हैं और लगातार देखा ये जा रहा है कि कांग्रेस कई जगहों पर कार्यक्रम कर रही है। अब कांग्रेस में जिस तरह से एक बीजेपी नेता का आगमन हुआ है, इसको लेकर भी सवाल जरूर उठ रहे हैं। देखना ये होगा सत्ता पक्ष का पलटवार कांग्रेस को। हरियाणा के पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर दिल्ली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का हाथ थामा। बीजेपी छोड़ने के बाद जगदीश यादव ने पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा वो 4 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। इन 4 सालों में उन्होंने देख लिया कि बीजेपी का कोई सिद्धांत नहीं है। बीजेपी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी बन गई है। वो राष्ट्रीय पार्टी की ही राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को ही चुना है। देखो, मैंने कभी ऐसे दल बदल नहीं किया है। मैं हरियाणा विकास पार्टी से मैंने राजनीति की शुरुआत की थी। जब विकास पार्टी नहीं रही तो मैं इनेलो में गया, क्योंकि मैं कांग्रेस का विरोधी था। इनेलो में इसलिए गया, इनेलो में भी मैं मंत्री रहा हूँ। मेरे चौधरी बंसीलाल हो चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी हो, मैं जो काम करता था वो सारे काम करते थे। मैं उनके सीधा मिलता था, कोई परेशानी नहीं थी। अब तो हालत इतनी बुरी है बीजेपी में, तो मंत्री नहीं मिल सकते जाके इनसे। टाइम लो पहले। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने खबरें अभी तक से खास बातचीत करते हुए कहा है कि पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हम उनका कांग्रेस में स्वागत करते हैं। पूरे प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की हवा चल रही है और प्रदेश में बदलाव होगा, कांग्रेस सत्ता में आएगी। बड़ा दावा उदय भान की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा है कि परिवर्तन देखने को मिलेगा, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। प्रदेश में कांग्रेस की जबरदस्त हवा चल रही है। एक ये आखिरी कला था जो कोसली में जगदीश यादव एक बहुत मजबूत साथी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था। आज उसके आने के बाद में एकदम अहिरवाल में सारा एक तरफा मामला हो गया। बिल्कुल निश्चित तौर से अहिरवाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। हाँ, निश्चित तौर से वो बड़ी बातों के लिए हकदार है। वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो एमएलए रहा है, मंत्री रहा है बंसीलाल जी की सरकार में, चौटाला सरकार में। अब खबर है, देखिए, दिल्ली से पूर्व मंत्री और ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, जगदीश यादव का हम कांग्रेस में स्वागत करते हैं। उनके आने से कांग्रेस अहिरवाल क्षेत्र में और ज्यादा मजबूत होने वाली है। जगदीश यादव ने कहा है कि सही समय पर सही कदम उन्होंने उठाया है, कांग्रेस को भी फायदा मिलेगा और उनका पूरा मान सम्मान पार्टी में किया जाएगा। उसके बाद हमने प्रयत्न किया कई बार, उनके जब भाई बन गया उनका यादविंदर, पिछली बार भी मैंने प्रयत्न किया था, इस बार भी हमने किया। इस बार जो है मैं समझता हूं कि एक सही कदम उठाया है सही मौके पे और इससे कोसली के अंदर कांग्रेस मजबूत होगी। उसके बाद हमने प्रयत्न किया कई बार, उनके जब भाई बन गया उनका यादविंदर, पिछली बार भी मैंने प्रयत्न किया था, इस बार भी हमने किया। इस बार जो है मैं समझता हूँ कि एक सही कदम उठाया है सही मौके पे और इससे कोसली। दिल्ली में ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने कहा कि ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते 2 अक्टूबर को हम महिला आरक्षण बिल में ओबीसी समाज को आरक्षण देने को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देने वाले हैं। तमाम तैयारियां इसको लेकर हम कर चुके हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। तो देखिए, बड़ी बात उन्होंने कही है। बड़ी बात यह है कि 2 अक्टूबर का दिन इसके लिए चुना गया है। 2 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर जो ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया, महिला आरक्षण के अंदर 33% जो आरक्षण दिया गया है,
उसमें SC, ST, OBC महिलाओं को छोड़ दिया गया है। तो उसके लिए हम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं, जातीय जनगणना करवाएं और जो हमारे OBC की महिलाएं हैं उनको महिला जो आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में दिया जाए, ज्ञापन दे रहे हैं। और इसको लेकर हमने जो हमारा रायपुर में अधिवेशन हुआ था, ये फैसला ले लिया गया था अगर 2024 में हमारी सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है और भाजपा बहुत कमजोर है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हैं, ये छत्तीसगढ़ के लोगों का आत्मविश्वास है और फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तमाम तैयारियां कांग्रेस ने भी कर ली हैं, लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। बड़ा दावा उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मजबूती की स्थिति में है। हालांकि उन्होंने बड़ी बात यह भी कही कि बीजेपी काफी कमजोर है छत्तीसगढ़ में और लगातार देखा यह जा रहा है छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टी एक्टिव मोड में। मतलब ये मान तो रहे ना कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हैं। ये छत्तीसगढ़ के लोगों का आत्मविश्वास है और फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी। ये किसान कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं, महिलाएं और नौजवान कर रहे हैं, व्यापारी और उद्योगपति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार। रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पोमा ग्रुप उत्तराखंड में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में लंदन में पोमा ग्रुप ने ये करार किया है। यहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर लंदन दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई प्रमुख उद्योग घरानों से मुलाकात कर उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की है। वहीं पोमा ग्रुप से राज्य सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने MOU साइन किया है। धामी ने निवेशकों को आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाली समिट के लिए आमंत्रित भी किया है। उन्होंने कहा पोमा ग्रुप को उत्तराखंड में काम करने का बहुत पुराना अनुभव है। पोमा ग्रुप ओली रोपवे में तकनीकी सहयोग भी प्रदान कर चुका है। साथ ही साथ दून मसूरी रोपवे और यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट में भी तकनीकी सहयोग कर रहा है। पोमा ग्रुप ने हरिद्वार समेत कई अन्य पर्यटन स्थलों में रोपवे को तकनीकी सहयोग और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए निवेश की इच्छा जाहिर की। लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है। भारत में ब्रिटेन की 600 से ज्यादा वाणिज्यिक इकाइयां हैं, जिनका $50 बिलियन का कारोबार है। भाई बहनों, ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है और भारत में ब्रिटेन की 600 से अधिक वाणिज्यिक इकाइयां काम कर रही हैं, जिनका जो कारोबार है वो $50 बिलियन है और इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 4,75,000 लोगों को सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। भारत में शिक्षा, रिटेल, कंज्यूमर गुड्स, लाइफ साइंसेज, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे वो क्षेत्र हैं जिनमें ब्रिटेन द्वारा निवेश किया गया है। वर्तमान में ब्रिटेन द्वारा भारत में ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार जैसी बुनियादी। वहीं आपदा को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान भी आपको सुनाते हैं। दरअसल आपदा को लेकर बयान उनका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दुर्भाग्यपूर्ण एक बयान दिया है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जितना प्रेम हमारा हिमाचल से है उतना ही पीएम मोदी का भी है। जितना हमें हिमाचल से प्यार है उतना ही मोदी जी को प्यार है। मोदी जी ने इंतजार किए बिना एक नहीं 4-4 किश्तें मदद की भी पहुंचाई। 862 करोड़ रुपया वहां पर भी दिए और अगर यूपीए का समय देखेंगे तो कई महीने लग जाते थे टीमों को आने के लिए भी। हमने टीमें भी शीघ्र पहुंचाई, फिर मदद करने वाली टीमें भी एनडीआरएफ की हो, एयरफोर्स की हो, वो भी पहुंचाई, हेलीकॉप्टर तक दिए, सब मदद की। और यही नहीं, 12 टुकड़ियां एक बार लगी थी एनडीआरएफ की, 13 एक बार लगी थी और 5,000 घर पहले, 6,000 घर उसके बाद दे दी। हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने खबरें अभी तक से खास बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र ने आपदा के समय हमारी मदद नहीं की, हमें इसका मलाल है। अनुराग ठाकुर का आपदा को लेकर दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार का रवैया जनता के समक्ष है। मैं समझता हूं जिस तरह की स्टेटमेंट अनुराग ठाकुर जी ने दी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बाद में है, पहले वो हिमाचली है और हिमाचल का जन जन इस बात को महसूस कर रहा है कि जो रवैया केंद्र सरकार का इन ढाई तीन महीनों में रहा है वो जनता के समक्ष है। आवश्यकता ये थी, नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और इसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका संबंध भी हिमाचल प्रदेश से था। पीछे वो हिमाचल आए भी थे, उनकी स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ी थी कि हिमाचल जो मांगेगा वो हम आपको देंगे, लेकिन वही बात है कि आपके इन 3 महीनों के दौरान हमीरपुर के सर्किट हाउस में हिमाचल कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आपदा के दौर में जमकर राजनीति की है, लोगों को मदद की दरकार थी, लेकिन उस दौरान बीजेपी की पॉलिसी रखी है जिसमें कि बीजेपी नायक बनने के प्रयास में लगी रही, खलनायक बनकर सामने आई है। साथ ही कौशल ने यह भी कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान भी बीजेपी का चेहरा सबके सामने बेनकाब हुआ, क्योंकि सरकार के आपदा राहत के लिए बनाए गए संकल्प पत्र का समर्थन नहीं किया गया। बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है आपदा की इस स्थिति में, और बीजेपी पर जिस तरह से उन्होंने राजनीति करने का आरोप लगाया है, गंभीर आरोप जड़ा के, देखना ये होगा कि बीजेपी का पलटवार इसको लेकर क्या आता है। इधर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर यही आरोप लगा रही है कि आपदा के इस दौर में बीजेपी की तरफ से जमकर राजनीति की गई है। अब बीजेपी के पलटवार का भी इंतजार रहेगा। हालांकि देखिए, ये बड़ी बात भी कही गई है कि विधानसभा में संकल्प पत्र लाया गया था, बीजेपी को समर्थन करना चाहिए था। शिवसेना में हुए 2 फाड़ के बाद से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के गुटों के विधायक और सांसदों के बीच खींचतान के इस बीच शिंदे गुट के शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने बुधवार को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने ठाकरे गुट के 4 लोकसभा सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयारी शुरू कर दी है। शिंदे गुट के शिवसेना सांसद राहुल शेवाल ने उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के 4 लोकसभा सांसदों पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने बताया कि शिवसेना ने महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग के लिए पार्टी के सभी सांसदों को व्हिप जारी किया था। इसके बावजूद ठाकरे गुट के सांसद वोटिंग से गैर हाजिर रहे। राहुल शेवाले ने आरोप यहां तक लगाया है कि कानूनन पार्टी का नाम निशान एकनाथ शिंदे के साथ है और सभी सांसद शिवसेना के हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में उन सांसदों के ग्रुप लीडर के तौर पर उन्होंने व्हिप जारी किया था, लेकिन व्हिप का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग के दौरान विनायक राउत गैर हाजिर रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खास खबर पर। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जिले डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हवा परिवर्तन के लिए विदेश चली जाती हैं। हमने देखा है कि वो स्पेन में एक होटल में रुकी थी जिसका प्रतिदिन का किराया 3 लाख रुपए था। अब उनके पैर में दर्द हो रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द ठीक हो जाए। मुख्यमंत्री विदेश जा रहे हैं, ऐसी के लिए जाने होते हैं। कभी कभी हवा परिवर्तन की जरूरत होता है तंदुरुस्ती के लिए। ये हवा परिवर्तन की ये एक मतलब सिलसिला है। 3 लाखिया होटल में ठहरते रहते मुख्यमंत्री को देखा हमने। स्पेन में जो होटल में मुख्यमंत्री ठहरती रहती वो 3 लाखिया होटल है और सारे इंतजामिया उसमें मुख्यमंत्री की कोई कमी नहीं हो उसकी। और इसी के साथ ही